नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 58, स्पोर्ट्स एंड एंटरटेनमेंट्स का हम पढ़ने जा रहे हैं एस्थेटिक स्पोर्ट्स। एस्थेटिक स्पोर्ट्स ऐसे स्पोर्ट्स होते हैं जिसमें बहुत ही ज़्यादा कुशलता यानी स्किल्स चाहिए होते हैं, बल्कि साथ ही साथ वो इतने सुंदर होते हैं, उसके मूवमेंट्स बहुत ही सुंदरता के साथ प्रदर्शित किए जाते हैं। इसमें नंबर 1 पर है अ चाइनीज़ मार्शल आर्ट विच इज़ कंसिडर्ड गुड फॉर हेल्थ एंड लॉन्गेविटी। द मूवमेंट्स आर स्लो एंड deliberate and are performed with completely relaxed muscles. One is supposed to be aware of one's balance at both physical and mental levels. ये एक चाइनीज़ मार्शल आर्ट है जो कि अच्छे स्वास्थ्य और लंबी उम्र के लिए अच्छे माने जाते हैं। इसमें जो मूवमेंट्स होते हैं बहुत ही स्लो होते हैं और पूरी तरह से सोच विचार कर परफॉर्म किए जाते हैं। इसमें एक प्लेयर के दोनों ही मेंटल और फिज़िकल दोनों ही बैलेंस ज़रूरी है, यानी मेंटली और फिज़िकली बैलेंस बनाकर उसको ये अपना स्पोर्ट्स का प्रदर्शन करना पड़ता है। नंबर 1 पर है ताई ची। नंबर 2, इट फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ जिम्नास्टिक्स इन विच शॉर्ट रूटीन आर परफॉर्म्ड ऑन जिम्नास्टिक apparatus. The gymnasts are rated on their precision and ability to perform difficult movements. ये जिम्नास्टिक का ही एक पार्ट होता है जो कि जिम्नास्टिक के मैदान में ही किया जाता है। जैसे उसके रिंग्स हो गए, उनके जो मतलब इसके जो जिम्नास्ट के जो पार्ट्स होते हैं उनके साथ इसको परफॉर्म किया जाता है। और कितनी अच्छी तरह से ये इतने डिफ़िकल्ट मूवमेंट्स को प्रदर्शित करते हैं, उसी के आधार पर इनको रेटिंग मिलती है, नंबर मिलते हैं। ये नंबर 5 पर है आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक। नेक्स्ट है सी, इट इज़ एन इवेंट इन विच इंडिविजुअल्स, पेयर्स और ग्रुप्स परफॉर्म सर्टेन मूव्स ऑन आइस, ऑफन अकम्पनीड बाय मैचिंग म्यूजिक. There are world championships in this event and it is also included in the Winter Olympics. ये इवेंट या तो इंडिविजुअली भी किए जा सकते हैं, पेयर में भी या फिर ग्रुप में भी, और ये बर्फ़ पर होते हैं और कई बार इनके साथ म्यूज़िक को ये मैच करते हुए अपना परफॉर्म किया जाता है। ये वर्ल्ड चैम्पियनशिप में, विंटर ओलंपिक्स में भी इनको शामिल किया गया है। ये नंबर 2 पर है फिगर स्केटिंग। नंबर 4 डी, द मेन पर्पस ऑफ दिस इवेंट इज़ टू शो हाउ वेल एंड willingly the horse performs what its riders want it to. The certain sequence is followed in the training and exhibition of the learned skills. The skills include things like walking, jumping and trotting, and a freestyle demo in which music is combined with the movements. It is included in the Olympics events. इस स्पोर्ट्स का मेन पर्पस क्या होता है कि वो कितनी अच्छी तरह से परफॉर्म किया जा रहा है और कितनी अच्छी तरह से एक राइडर यानी ये घुड़सवार अपने घोड़े से ये परफॉर्म करवाता है और उसने अपने घोड़े को कितनी अच्छी शिक्षा दे रखी है। ये जो स्किल्स होते हैं जैसे वॉकिंग करना, जंपिंग करना और फ्री स्टाइल डेमो, क्योंकि किसी भी तरह से उसको जंप कराकर इधर से उधर ले जाना म्यूज़िक के साथ, ये जो मूवमेंट्स होते हैं यही इस स्पोर्ट्स में दिखाया जाता है। इसे भी ओलंपिक इवेंट्स में शामिल किया गया है। ये है ड्रेसेस। नंबर ई, लास्ट 5, इट इज़ एन इंडिविजुअल और टीम इवेंट which is a combination of swimming, gymnastics and ballet. Various movements have to be performed while swimming or floating. It is also included as an Olympic event. ये भी या तो इंडिविजुअली परफॉर्म किया जा सकता है या टीम में भी किया जा सकता है। इसे
स्विमिंग में, जिम्नास्टिक में या बैले, किसी भी रूप में ये परफॉर्म किए जा सकते हैं। बहुत सारे जो इसके मूवमेंट्स होते हैं वो स्विमिंग करते हुए या तैरते हुए किए जाते हैं। इसे भी ओलंपिक के इवेंट्स में शामिल किया गया है। ये नंबर ई पर है सिंचराइज्ड स्विमिंग। तो बच्चों, इस चैप्टर में आपने एस्थेटिक स्पोर्ट्स के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 59 हम पढ़ने जा रहे हैं, टेस्ट योर जीके। ये भी स्पोर्ट्स एंड एंटरटेनमेंट का ही पार्ट है। इसमें आपको कुछ जनरल क्वेश्चंस पूछे गए हैं कुछ, और इनके आंसर्स आपको इसमें दिए हैं। इनमें से सेलेक्ट करके आपको इनका आंसर बताना है। नंबर 1, नेम द राइटर ऑफ टू लाइव्स। टू लाइफ एक बुक है जिसके राइटर का नाम आपको बताना है। इसमें 4 ऑप्शन दिए, इसका सही आंसर है विक्रम सेठ। बच्चों, पीछे से आंसर्स आप मत टिक करिएगा क्योंकि कुछ आंसर्स में रॉन्ग दिए हुए हैं। नंबर 2, ये क्वेश्चन ही गलत है। इसका क्वेश्चन है, हु इज़ द ऑथर ऑफ माई सन्स फादर। माई सन्स फादर एक प्ले भी था, मूवी भी थी, एक बुक भी है। इसमें जो फादर हैं वो कौन है? डॉम मॉरिस। नंबर 3, जॉर्ज ऑरवेल रोट अ बुक हुज टाइटल वॉज द नेम ऑफ अ ईयर। जॉर्ज ऑरवेल ने एक बुक लिखी थी जिसका टाइटल एक साल के नाम पर था। उसका नाम क्या है? 1984। नंबर 4, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ रॉट ए लॉन्ग प्ले अबाउट अ यंग गर्ल। व्हाट वाज द नेम ऑफ द प्ले? जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने एक बहुत बड़ा प्ले लिखा था जो कि एक यंग लड़की के ऊपर था। उस प्ले का नाम क्या है? हैदी। नंबर 5, गुलजार मेड द हिंदी फिल्म अंगूर इन 1981। ऑन विच और शेक्सपियर प्ले वॉज इट बेस्ड। 1981 में एक पिक्चर बनी थी हिंदी फिल्म अंगूर, जिसको कि गुलजार जी ने बनाया था। वो शेक्सपियर के एक नाटक पर आधारित थी। वो कौन सा नाटक है? अ कॉमेडी ऑफ एरोस। ये बहुत ही कॉमेडी फिल्म थी। नंबर 6, रविंद्रनाथ टैगोर रोट अ स्टोरी अबाउट अ लिटिल गर्ल कॉल्ड मिनी एंड अ सेलर ऑफ ड्राई फ्रूट्स एंड नट्स। व्हाट वाज द नेम ऑफ द स्टोरी? ये स्टोरी आपकी बुक्स में भी कई बार आती है। तो ये रविंद्रनाथ जी ने एक कहानी लिखी थी, छोटी सी लड़की जिसका नाम था मिनी, और एक ड्राई फ्रूट और नट्स बेचने वाले व्यक्ति की। उस स्टोरी का नाम क्या है? द काबुली वाला। नंबर 7, दिस बुक बाय शरत चंद्र चट्टोपाध्याय इंस्पायर्ड मैनी फिल्म्स। द लास्ट ऑफ संजय लीला भंसाली। ये बुक जो कि शरत चंद्र चट्टोपाध्याय ने लिखी थी, इनकी बुक से बहुत सारी फिल्म्स इंस्पायर हुई थी, और लास्ट जो फिल्म बनाई थी संजय लीला भंसाली ने, उस पिक्चर का नाम क्या है? देवदास। नंबर 8, दिस इंग्लिश आउटलॉ हैड अ बैंड ऑफ मैरी मैन। ये एक अंग्रेज ऐसे व्यक्ति थे जो नियम कायदे कानून नहीं मानते थे। उनके गिरोह में सारे व्यक्ति खुश थे, यानी वो क्या करते थे? अमीर लोगों को लूटकर गरीबों की मदद किया करते थे। इनका नाम है रॉबिन हुड। नंबर 9, व्हाट वाज द नेम ऑफ द कंट्री वेयर गुलिवर वॉज वॉश्ड ऑन शोर। उस कंट्री का नाम बताइए जहाँ पर कि जो कि गुलिवर ने को किनारा मिला था। वो है लिलीपुट। नंबर 10, व्हाट वाज द नेम ऑफ द सेंट्रल कैरेक्टर ऑफ ग्रेट एक्सपेक्टेशन। ग्रेट एक्सपेक्टेशन में मेन कैरेक्टर किसका है? आंसर है पिप। नंबर 11, which figure of speech express a comparison between two objects using the word like or as। दो ऑब्जेक्ट के बीच कंपैरिजन करने के लिए कौन सा वर्ड जो है वो यूज़ किया जाता है? लाइक और एज। ये इसको क्या कहा जाता है? सिमिल। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 60, स्पोर्ट्स एंड एंटरटेनमेंट्स का हम पढ़ने जा रहे हैं, सेव एनवायरनमेंट। भगवान ने हमें इतनी सुंदर प्रकृति दी है कि हमारी भी ड्यूटी बनती है कि हम उसकी रक्षा करें,
क्योंकि जब चीज़ें हमें नेचुरल वे में मिली हैं, उसका हम अगर दुरुपयोग करेंगे तो एक समय के बाद वो चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। आप अपनी लाइफ में वैसे भी देखते होंगे कि आपके पास मान लो कुछ भी है, कुछ पैसे भी हैं, अगर आप उसको संभाल कर खर्च करते हो तो आप आराम से अपना समय पूरा निकाल सकते हो। लेकिन अगर आप उसका दुरुपयोग करते हो तो क्या होता है, वो पैसे ख़त्म हो जाते हैं। ऐसे ही भगवान ने हमें इतनी सारी चीज़ें दी हैं, उसने हमें इतनी सद्बुद्धि दी है कि हम उसका सही उपयोग करें। अगर हम उसका दुरुपयोग करेंगे तो वह नष्ट होता जाएगा और आगे आने वाली पीढ़ी के लिए वो चीज़ें उपलब्ध ही नहीं होंगी। तो इस चैप्टर में आपको पानी के बारे में बताया गया है कि पानी कितना कीमती है और हमें उसका सदुपयोग करना चाहिए, हमें उसका दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। वाटर इज़ द मोस्ट प्रेशियस नेचुरल रिसोर्स अवेलेबल. Interestingly, only 2.8% of Earth's water in fresh water. The remaining 97.2% is saline. Out of the 2.8%, 1.74% is in glaciers and the ice caps. The world depends on the remaining fresh water for survival. कि हमारे जीवन जीने के लिए पानी बहुत ही आवश्यक है और हमारी धरती पर जो हमें इतना पानी दिखता है उसमें से सिर्फ 2.8% ही है जो कि फ्रेश वाटर है। बाकी 97.2% वो है समुद्री पानी। यानी और जो 2.8% है उनमें से भी 1.754% वो क्या है, बर्फ़ के पहाड़ है या बर्फ़ है। बाकी जो बचा हुआ पानी हुआ उस पर ही हमारी पूरी धरती जो है वो सरवाइव कर रही है, यानी जीवित रह रही है। तो हमारी क्या ड्यूटी बनती है कि हम इस पानी को सेव करें, इसका सही उपयोग करें, इसको वेस्ट ना जाने दें। अब आपको इसमें आगे कुछ पॉइंट्स बताए गए कि हाउ कैन यू सेव वाटर। नेवर थ्रो वाटर डाउन द ड्रेन व्हेन there may be another use for it, like watering a plant or cleaning something. कभी भी पानी को बेकार में मत बहाओ अगर हम उसका दूसरा उपयोग कर सकते हैं, जैसे कि पेड़ों में डालना या कुछ और साफ़ करने के लिए। Ensure that there are no leaks. If a tap is dripping, get a plumber to repair it immediately. अगर आपके घर में कोई नल या पाइप लीक कर रहा है तो आप फटाफट से प्लम्बर को बुलाकर उसे ठीक करा लीजिए, वो पानी बहने मत दीजिए। अवॉइड फ्लशिंग द टॉयलेट अननेसेसरीली। बेकार में टॉयलेट में फ्लश बार बार मत करिए, उसमें भी बहुत सारा पानी चला जाता है। बाथ फ्रॉम अ बकेट ऑफ वाटर इंस्टीड ऑफ अ शावर। शावर से नहाने की बजाय बाल्टी भर के पानी से नहाना चाहिए, उसमें पानी कम लगता है। डोंट लेट वाटर रन वाइल ब्रशिंग योर टीथ। और जब आप ब्रश कर रहे हो तो पानी का नल खुला मत रखो। टर्न द टैप ऑफ वाइल स्क्रबिंग यूटेंसिल्स। और जब बर्तन मांज रहे हो तो भी पानी का नल बंद रखो। डू नॉट यूज़ रनिंग वाटर टू थ्रो मीट और अदर फ्रोज़न फूड्स। टेक द फ्रोज़न फूड आउट अर्लियर एंड लेट इट थॉ नेचुरली। कभी भी जो हमने फूड को फ्रोज़न करके रखा हुआ है, यानी फ्रीज़र में पड़ा हुआ है, उसमें बर्फ़ जम जाती है, तो हम उसको क्या करते हैं, मेल्ट करने के लिए पानी के नीचे रख देते हैं। तो वो मत करिए, बल्कि उस फूड को थोड़ी देर बाहर निकाल के रख दीजिए, वो अपने आप ही मेल्ट हो जाएगा और नेचुरल वे में आ जाएगा। लिमिट द यूज़ ऑफ एयर कूलर्स एज दे रिक्वायर्स वाटर कंस्टेंटली। एयर कूलर का यूज़ लिमिट में करिए क्योंकि उसमें भी बहुत पानी लगता है। डोंट यूज़ अ होज टू वॉश द कार, यूज़ अ बकेट ऑफ वाटर इंस्टीड। अपनी कार को धोने के लिए पाइप का यूज़ मत करिए, बल्कि बाल्टी भर के उससे अपनी कार को वॉश करिए। और भी बहुत सारे तरीके हैं जिनसे कि हम पानी की बचत कर सकते हैं। व्हाट इज़ रेन हार्वेस्टिंग। आगे आपको बताया गया कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्या है। यानी जब बारिश हमारे
जो पानी का सबसे मेन सोर्स क्या है? रेन। तो जब बारिश आती है तो उस पानी को भी हम सेव कर सकते हैं, वो बताया गया आपको। रेन इज़ द फर्स्ट फॉर्म ऑफ वाटर दैट वी नो इन द वाटर साइकिल। हम जानते हैं वाटर साइकिल में जो बारिश है, रेन है, वो पानी का सबसे पहला फर्स्ट फॉर्म है। रिवर, लेक्स, ग्राउंड वाटर आर ऑल सेकेंडरी सोर्स ऑफ वाटर। In present times, we depend entirely on such secondary sources of water. आज के समय में हम जो ये सेकेंडरी सोर्सेज हैं पानी के, जैसे नदी, झील, तालाब, इन पर ही डिपेंड है। In the process, we forget that rain is the ultimate source that feeds all these secondary sources. हम ये भूल गए हैं कि बारिश से ही ये जो सारे दूसरे सेकेंडरी सोर्सेज हैं उनमें पानी आता है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज़ द एक्टिविटी ऑफ डायरेक्ट कलेक्शन ऑफ रेन वाटर। रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्या है कि डायरेक्ट बारिश के पानी को इकट्ठा करना होता है। द रेन वाटर दैट इज़ कलेक्टेड कैन बी स्टोर्ड इन ऑर्डर टू बी रीयूज्ड लेटर। इसमें क्या है, बारिश के पानी को आपने इकट्ठा किया, उसे स्टोर किया और बाद में इसका यूज़ किया। तो बच्चों, इस चैप्टर में आपने कि हम पानी की बचत कैसे कर सकते हैं और बारिश के पानी को किस तरह स्टोर कर सकते हैं, ये पढ़ा। अब मैं आपको इससे रिलेटेड ही एक एक्टिविटी देती हूँ कि आप मुझे एक पेज पर लिखकर बताएंगे कि आप किस तरह से पानी की बचत कर सकते हैं। या एक फ़ोटो भेज दीजिए या फिर एक छोटा सा वीडियो बनाइए कि आप पेड़ पौधों में पानी किस तरह से दे रहे हैं, नल को कैसे खुला नहीं छोड़ा हुआ, आपने नल को कैसे बंद किया हुआ है। इस तरह से कोई भी एक्टिविटी आप बनाकर मुझे सेंड कर सकते हैं।